सीएम धामी ने की त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा के पिता से बात। सीएम धामी ने तरुण प्रसाद चकमा से फोन पर बातचीत की। एंजल की हत्या पर दुख व्यक्त किया और कहा उत्तराखंड सरकार परिवार के साथ हर संभव सहायता के लिए सरकार तैयार। अंकिता भंडारी हत्याकांड पर कांग्रेस के गंभीर आरोप। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम पर खड़े किए गए सवाल। दुष्यंत गौतम ने दिया करारा जवाब, अगर उनके खिलाफ कुछ भी साबित होता है तो वो राजनीति छोड़ देंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वन विभाग की कार्रवाई। रोड़ा बन रहे लोगों की बड़ी परेशानी। रेलवे ट्रैक बाधित करने के मामले में 28 लोगों के खिलाफ नामजद और 430 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। विकासनगर में कश्यप समाज के लोग एसडीएम कार्यालय पहुंचे। अपनी 2 मांगों को लेकर उप जिला अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। पहली मांग चौक महर्षि कश्यप के नाम से बनाया जाए और दूसरी मांग 5 अप्रैल को महर्षि कश्यप जी की जयंती पर सरकारी छुट्टी हो। न्यू ईयर पर देहरादून में प्रशासन अलर्ट मोड पर। अत्यधिक पर्यटकों के आने की संभावना के चलते यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए लगातार गश्त चेकिंग, पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल का डिप्लॉयमेंट किया गया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे देहरादून से। सबसे पहली खबर आपको बता दें, भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ की पत्नी ने सोशल मीडिया के जरिए अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। लगातार अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लाइव आकर उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम पर सीधे सवाल खड़े किए। इन आरोपों के बाद सियासत गर्मा गई और अब खुद दुष्यंत गौतम ने सामने आकर जवाब दिया है। दुष्यंत कुमार गौतम ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि वो पिछले 47 सालों से राजनीतिक और सामाजिक जीवन में सक्रिय हैं और आज तक उनके चरित्र पर इस तरह का कोई आरोप नहीं लगा। उन्होंने कहा कि कुछ असामाजिक तत्व सुनियोजित तरीके से उनकी सामाजिक और राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। दुष्यंत गौतम ने खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर किसी के पास उनके खिलाफ कोई भी तथ्य या सबूत हैं तो उन्हें सार्वजनिक किया जाए, कोर्ट में पेश किया जाए। उन्होंने साफ कहा कि वो हर तरह की जांच के लिए तैयार हैं और अगर उनके खिलाफ कुछ भी साबित होता है तो वो राजनीति छोड़ देंगे। दुष्यंत गौतम ने यह भी बताया कि उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए गृह सचिव को पत्र लिखा है। साथ ही षड्यंत्र रचने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और मानहानि का मुकदमा दर्ज कराने की बात कही है। आदरणीय बहन भाइयों, आपको सादर नमस्कार। देवभूमि को नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ। उत्तराखंड के सभी नागरिकों का, बहन भाई सभी का नमन करता हूँ, सम्मान करता हूँ। बंधुओं, मैंने अपने राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक पूर्ण जीवन के अंदर मैंने 47 वर्ष लगातार राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं। अपने नैतिक मूल्यों को, भारतीय जनता पार्टी की प्रामाणिकता को, समाज में रहने वाले बहन बेटियों की इज्जत को सर्वोपरि मानते हुए आज तक जीवन के अंदर कभी भी ऐसी घटना मेरे चरित्र को लेकर कभी भी नहीं उछाली गई है। आज बड़ा दुखी होकर मैं आपके सामने आ रहा हूं। जिस प्रकार के कुछ असामाजिक लोग, गलत प्रवृत्ति के लोग जो मेरी छवि को धूमिल करना चाहते हैं, ऐसा प्रयास कर रहे हैं, ऐसे सभी लोगों को मैं आगाह करना चाहता हूं। जिस प्रकार से मीडिया में, सोशल मीडिया में लगातार ये वीडियो चल रही है, ये जहां से शुरू हुई है उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उस व्यक्ति से तथ्य लेने चाहिए, उस तथ्य की प्रामाणिकता देखनी चाहिए। दुष्यंत गौतम जी का ये बयान ये बता रहा है कि उनके अंदर बेहद ज़्यादा डर है, क्योंकि अगर आज वो अपनी छवि की बात कर रहे हैं तो सवाल तो उनके चरित्र पर हो रहा है ना। और चरित्र के बारे में अब तभी साफ होगा जब सीबीआई जांच, कोर्ट मॉनिटर्ड
कराई जाए। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को अब ये बताना होगा कि उनके पुलिस अधिकारी भी व्हाट्सएप ग्रुप्स में पत्रकारों को कह रहे हैं कि इस मामले को दोबारा क्यों उठाया जा रहा है, क्यों अंकिता भंडारी की हत्या दोबारा करी जा रही है। तो ये बात साफ है कि इस पूरे मामले में जिस तरह से उर्मिला सनार सामने आई है, उनको सुरक्षा दी जानी चाहिए और दोबारा से इस जांच को खोला जाना चाहिए। अगर खोली जाएगी जांच तो साफ हो जाएगा कि जो दुष्यंत गौतम जी का नाम है या किसी और का नाम है वो सब सामने आ जाएगा। तो बच क्यों रही है सरकार, बचना क्यों चाहते हैं दुष्यंत गौतम? क्यों वो पत्र लिखकर होम सेक्रेटरी को कह रहे हैं कि इन आईडीज को रिस्ट्रिक्ट करिए? इसका मतलब है आप डर रहे हैं क्योंकि आपका नाम आ गया है। जांच से सब कुछ साफ हो जाएगा। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो उन्हें भी क्लीन चिट मिल जाएगी। उन्हें तो स्वयं कहना चाहिए कि जांच करवाओ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी खूबसूरती ही ये है कि अगर किसी भी तरीके की कोई भी इस तरीके की अफवाह उड़ती है जो अनुशासनहीनता को दर्शाती है, उसके लिए हम लोग पद और प्रतिष्ठा का कोई भी वो चीज़ नहीं रखते हैं कि हमें पद पर बने ही रहना है। तो आदरणीय हमारे प्रदेश प्रभारी श्री दुष्यंत कुमार गौतम जी ने स्पष्ट कर दिया है कि सबूत अगर किसी के पास है तो उसे पब्लिकली दिखाइए और सबूत कोर्ट में भी पेश करिए। अगर सबूत में कुछ भी ऐसा मिलता है जिसमें वो दोषी पाए जाते हैं तो निश्चित रूप से वो पार्टी को स्वयं इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अनुशासन वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक भारत श्रेष्ठ भारत वाली पार्टी है। तो उसमें इस तरीके की कोई भी चीजें अगर निकल कर आती है तो निश्चित तौर पर उन्होंने जो बात कही है, जो बयान दिया है, वो 100% सत्य है। इधर हरिद्वार नेशनल हाईवे पर घने कोहरे ने वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। हरिद्वार के बहादुराबाद स्थित टोल प्लाजा क्षेत्र में कोहरे की सफेद चादर छाई हुई है, जिससे दृश्यता बेहद कम हो गई है। हालात ऐसे हैं कि वाहन चालकों को मजबूरन गाड़ियां रोकनी पड़ रही हैं और ठंड व कोहरे से बचने के लिए अलाव का सहारा भी लेना पड़ रहा है। कोहरे और बढ़ती ठंड के चलते सड़क दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। वाहन चालकों से अपील की गई है कि वो धीमी गति से वाहन चलाएं, फॉग लाइट का इस्तेमाल करें और सुरक्षित दूरी बनाए रखें। प्रशासन का कहना है कि सावधानी ही इस मौसम में सबसे बड़ी सुरक्षा है। धीरे चलें, सुरक्षित रहें। इधर सरकार के द्वारा मनरेगा में किए गए फेरबदल को लेकर विकास नगर में जिला कांग्रेस कमेटी पछुआ दून के अध्यक्ष संजय किशोर के नेतृत्व में कांग्रेस के कई कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए हैं। वहीं उनका यह भी कहना है कि कांग्रेस सरकार के टाइम पर चलाई गई मनरेगा योजना, जो कि गरीब मजदूर तबके के लोगों के लिए चलाई गई थी, कोरोना काल में भी लोगों को इससे राहत मिली है और इस योजना से उनका घर चला है। वहीं अब भाजपा की सरकार के द्वारा मनरेगा के नियमों में कई तरह के फेरबदल किए गए हैं। पार्टी भाजपा सरकार की मंशा ये है कि धीरे धीरे इस योजना को बंद कर दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि ये भाजपा की सरकार गरीबों को दबाना चाहती है और उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना चाहती है। धरना चलता रहेगा जब तक कि सरकार फेरबदल ना करे। तो कांग्रेस का बीजेपी पर बड़ा आरोप है। बीजेपी की मंशा रही है कि मनरेगा में जो फेरबदल किया जा रहा है उसे करते करते इस योजना को बंद कर दिया जाए। भाजपा सरकार पर कांग्रेस पार्टी ने कई बड़े आरोप लगाए हैं। इस बिल को लेकर, मनरेगा बिल को लेकर, मनरेगा के नाम को लेकर तमाम आरोप भाजपा पर लगाए जा रहे हैं कि उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने की नीयत से फेरबदल किया जा रहा है, गरीबों को दबाने की वजह से इसमें फेरबदल किया जा रहा है और इसी को लेकर, फेरबदल को लेकर कांग्रेस लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है। देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार ने श्रमिकों के, मजदूरों के लिए मनरेगा को चलाया था और उनको 100 दिन की गारंटी से उनको रोजगार मिलता था, जो कि कोरोना में भी उस रोजगार ने बहुतों के घर को चलाया, बहुत राहत एक हमारे जो श्रमिक तबका था उसको दिया। लेकिन आज केंद्र की सरकार ने उसको बदलकर, उसके मानकों को बदलकर श्रमिकों के हितों पर कुठाराघात करने का काम किया है। जिस प्रकार से उन मानकों को दोबारा बनाया गया है, उसमें अब काम करना, जो गांव में काम होता था, जो पंचायतों में काम होता था, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये कहें कि उन्होंने सीधे सीधे ना करके
इनडायरेक्ट में इस योजना को बंद करने की ठानी है। जो गरीबों को रोजगार मिलता था, केंद्र की सरकार का हमेशा जो रुझान रहा वो बड़े उद्योगपतियों की तरफ रहा, वो इस पैसे को उधर डाइवर्ट करना चाहते हैं। उसके विरोध में पूरे प्रदेश के अंदर आज कांग्रेस के लोग धरने पर बैठे हैं। कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज किसान दिवस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जनपद चमोली के गौचर पहुंचे, जहां किसान दिवस सम्मेलन में किसानों से सीधा संवाद किया गया। इस कार्यक्रम का प्रदेश के 95 विकास खंडों में लाइव प्रसारण भी किया गया। राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम गौचर मैदान में आयोजित हुआ, जहां केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की गरिमामय उपस्थिति में किसान दिवस 2025 का शुभारंभ भी किया गया। गौचर में आयोजित कृषि मेले के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अंकिता भंडारी को न्याय, जंगली जानवरों से सुरक्षा समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और इस दौरान पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। तो वहीं उत्तराखंड महिला कांग्रेस यमुना कॉलोनी पहुंची। यमुना कॉलोनी में अध्यक्ष विधानसभा ऋतु खंडूरी भूषण के आवास का घेराव किया गया। आपको ये भी बता दें कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी के नाम को लेकर महिला कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। भाजपा सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी की जा रही है। मौके पर भारी मात्रा में पुलिस बल भी मौजूद रहा। सरकार है, बड़ी बड़ी बातें करी, हमेशा बात करती है कि महिलाओं के वोट से बनी हुई सरकार है, लेकिन आज हमारे प्रदेश के एक बेटे के साथ उनके प्रदेश महामंत्री के द्वारा यौन शोषण और उसके हत्या में वो उस जगह में मौजूद होने के बारे में उनकी ही पूर्व विधायक की पत्नी ये बात बोल रही है कि वो उनका प्रभारी वहां मौजूद था और लगातार पूरे प्रदेश में ये फैल चुका है। हर आदमी अंकिता के लिए न्याय मांग रहा है, हर आदमी सच्चाई को जानना चाहता है, लेकिन भाजपा की कोई भी नेत्री, जो महिला नेत्री है, वो कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। जनता ने उनको वोट देके यहाँ पे पहुंचा है, जनता ने उनको सत्ता दी है और आज जब जनता के ऊपर अत्याचार हो रहा, हमारे प्रदेश की एक बेटी के साथ यौन शोषण की कोशिश की गई, उसकी हत्या हो गई और आज एक नया नाम, एक बड़ा नाम उनकी पार्टी का आ रहा है, तो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। इसलिए आज हम ऋतु खंडूरी जी के घर के आवास के बाहर आए। कल हम रेणु के यहाँ जाएंगे, सरिता के जाएंगे, महिलाओं से पूछेंगे कि ऐसा क्या है कि भाई जब प्रदेश में महिलाओं के साथ अत्याचार होता है तो उनकी आवाज हमारी प्रदेश की बेटियों। इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा के पिता तरुण प्रसाद चकमा से फोन पर बातचीत की। एंजल की हत्या पर दुख व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि एक अन्य आरोपी के नेपाल भागने की आशंका है। इनाम घोषित करते हुए उसे भी गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने तरुण चकमा से ये कहा कि इस घटना पर वो व्यक्तिगत तौर पर काफी दुखी हैं और इस स्थिति में परिवार के दुख को समझ सकते हैं। मुख्यमंत्री ने आगे यह भी कहा कि उत्तराखंड सरकार दोषियों को कड़ी सजा दिलाएगी। उत्तराखंड में कभी भी इस तरह का माहौल नहीं रहा है। यहां देश विदेश के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और इसीलिए ये घटना हम सबके लिए काफी कष्टपूर्ण है। सरकार ऐसे मामलों में सख्ती से कार्रवाई करेगी। घटना के बाद त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी उनकी बात हुई है। प्रदेश सरकार पूरी तरह पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। परिवार की सहायता के लिए वो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे। साथ ही उत्तराखंड सरकार भी परिवार की हर संभव सहायता करेगी। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग चकमा जी, कैसे हैं तरुण जी? बहुत हमारा एक्चुअली में बहुत ही दुखद घटना हुआ। हम बहुत दुखी हैं इससे और इस पर हमने बहुत सख्त कार्रवाई के लिए कहा है यहाँ पर, है ना। और 4-5 लोग जो भी इसमें थे बदमाश, 5 गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जो भी इस घटना में जिन्होंने भी अपराध में किया है। और एक कोई नेपाल का था, शायद वो नेपाल भागा हुआ है, कहाँ है, तो उसके ऊपर इनाम यहाँ घोषित हमने कर दिया है और उसको पकड़ने के लिए भी टीम वहाँ पर भेज दी गई है पुलिस की ना।
जी सर। लेकिन चलिए अब ये तो सब हो ही जाएगा, लेकिन बहुत दुखद है और हम बहुत दुखी हैं, मतलब सच में बहुत कष्ट है हमको। और मैं समझ सकता हूँ आपका बहुत कष्ट है, परिवार में बहुत कष्ट है, और थोड़ा सा हिम्मत करिए और क्या कहें। बहुत आपके लिए, एक पिता के लिए इससे ज़्यादा कष्ट और क्या हो सकता है ना। माता पिता के लिए आपके परिवार में बहुत कष्ट, बहुत दुख है, बहुत अनहोनी है। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे और इन जो भी लोग इसके दोषी हैं उनको हम लोग कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। यहाँ मैंने उनसे भी बात किया था, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं डॉक्टर मानिक शाह जी से भी परसों मेरा बात हुआ था, उनका भी फोन आया था, और माननीय गृह मंत्री जी का, रक्षा मंत्री जी, सभी लोगों ने बात। जनपद उत्तरकाशी में मौसम परिवर्तन होने से धुंध छाई हुई है। उच्च हिमालय क्षेत्रों जो पहाड़ बर्फबारी में लद कर नजर आते थे वो अब बर्फ विहीन नजर आ रहे हैं। पानी जम गया, कोरी ठंड पड़ने से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। दिसंबर का महीना बर्फबारी का होता है, लेकिन महीना खत्म होने पर आया पर कहीं पर बर्फ नजर नहीं आ रही है। पहाड़ियों का रंग सफेद नहीं, धूल भरा हुआ है। मौसम रोमांचक नहीं, भयावह दिख रहा है। क्या हिमालय का संतुलन बिगड़ चुका है? ऐसे में नदियों के पानी में काफी गिरावट देखने को मिलेगी। मां गंगा और यमुना के शीतकालीन प्रवास में देश विदेशों से पर्यटक आ रहे हैं। ठंड तेजी से पड़ने पर उन जगहों पर पर्यटक कम मात्रा में ठहर रहे हैं। वहीं नए साल को मनाने के लिए पर्यटन हर्षिल की ओर धीरे धीरे पर्यटन की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं पर्यटन उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि नए वर्ष के लिए हर्षिल में उन्हें बर्फबारी देखने को मिल जाए। तो मौसम रोमांचक नहीं, कहीं ना कहीं काफी बदला हुआ नजर आ रहा है। जहां पर उत्तराखंड में लोग नया साल मनाने के लिए क्रिसमस के दौरान उत्तराखंड का रुख करते हैं, पहाड़ों का रुख करते हैं, उन जगहों का रुख करते हैं जहां पर वो बर्फबारी देख पाए। लेकिन अब शायद पर्यटकों को उत्तराखंड पहुंचकर ऐसा महसूस हो रहा है कि इस बार मौसम ने जिस तरह से करवट ली है वो बर्फबारी देख भी पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। कोरी ठंड की वजह से जनजीवन काफी प्रभावित हो रहा है। ठंड काफी पड़ रही है, लेकिन फिर भी जो पर्यटक हैं वो चाह रहे हैं कि वो बर्फबारी देख पाएं। नए साल में वो जिस तरह से घूमने फिरने के लिए उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, हर्षिल की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ऐसे में प्रशासन को भी लगता है कि नए साल पर उत्तराखंड में जो लोग हैं, जो पर्यटक हैं, उनकी संख्या एक हद तक बढ़ सकती है और इसीलिए उन्होंने पूरी तैयारी भी करके रखी है। लेकिन फिलहाल डाउट नजर आ रहा है। जो पर्यटक हैं उन्हें लग रहा है कि उन्हें इस बार बर्फबारी देखने को मिल भी पाएगी या नहीं मिल पाएगी, क्योंकि दिसंबर का महीना खत्म होने को आया है और पहाड़ सूने दिखाई दे रहे हैं। इधर विकासनगर में आज कश्यप समाज के लोग एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने 2 बिंदुओं पर एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी को दिया, जिसमें कि उनकी मांग है कि विकासनगर में एक चौक महर्षि कश्यप के नाम से बनाया जाए और दूसरी उनकी मांग है कि आने वाले 5 अप्रैल को महर्षि कश्यप जी की जयंती के उपलक्ष्य में पूरे उत्तराखंड में सरकारी छुट्टी घोषित की जाए। वहीं सैकड़ों की संख्या में कश्यप समाज के लोग मौजूद रहे। मैं सागर कश्यप, भारतीय घोड़ा संगठन अध्यक्ष, आप सभी पत्रकार बंधुओं का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आज हम इसमें अब हमने आयोजन किया है। हमने इसमें प्रमुख 2 मांगे रखी है। एक तो भगवान महर्षि कश्यप जी का हमें चौक दिया जाए और दूसरी मांग हमारी है कि आने वाली 5 अप्रैल को भगवान महर्षि कश्यप जी की जयंती मनाई जाएगी, उसमें हमें सरकारी अवकाश घोषित किया जाए। नहीं होता है तो घोषित अवकाश क्या करोगे? अगर ऐसा नहीं होता है तो हम अपना पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। सबका आश्वासन मिला आपको यहाँ से? अभी हमें आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द आपके दोनों काम किए जाएंगे। देखिए, आज हम लोग कश्यप समाज के लोग, सामाजिक संगठन भारतीय गरुड़ा संगठन के सिपाही आज तहसील परिसर में पहुंचे हैं और यहाँ पे पहुंचने का एकमात्र उद्देश्य है कि यहाँ उत्तराखंड प्रदेश के अंदर और खासतौर से बात करें विकासनगर क्षेत्र की, तो यहाँ पे सभी जाति धर्मों के नाम से जो है चौक का निर्माण किया गया। हमारे सृष्टि के रचयिता भगवान महर्षि कश्यप जी एक ऐसे ऋषि है जिनका नाम सृष्टि को बनाने वालों में सर्वप्रथम आता है, तो उनके नाम से एक चौक इस समाज को सम्मान दे करके यहाँ के शासन और प्रशासन से हम निवेदन करते हैं कि इस समाज को भी पूर्णतः यहाँ पे सम्मान दिया जाए। आपने छुट्टी की भी मांगी देखी है। देखिए, देश भर में प्रदेश भर में हर जगह जो है प्रत्येक जाति धर्म के लोगों के जो महापुरुष है सभी की जयंतियां मनाई जाती हैं, लेकिन इस क्षेत्र के अंदर हमारी संख्या काफी अच्छी होने के बावजूद भी यहाँ समाज को सम्मान न दिया जा रहा। तो इसीलिए आज हम सब लोग कश्यप समाज के लोग इकट्ठा होकर के आए हैं कि इस प्रदेश के अंदर 5 अप्रैल को सरकारी अवकाश घोषित किया जाए। भगवान महर्षि कश्यप जी की छुट्टी जो है वो सरकारी अवकाश घोषित।
इधर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वन विभाग से संबंधित भूमियों के चिन्हित की कार्रवाई में रोड़ा बने लोगों की परेशानी बढ़ने वाली है। पुलिस ने हाईवे के साथ रेलवे ट्रैक बाधित करने के मामले में 28 लोगों के खिलाफ नामजद और 430 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इन मुकदमों में सरकारी कार्य में बाधा डालने और जान से मारने की नीयत से पत्थरबाजी करने की धाराएं भी शामिल हैं। पुलिस ने अज्ञातों की पहचान करने के लिए सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का डाटा एकत्रित कर लिया है। ड्रोन से बनाई गई वीडियो भी अज्ञातों की पहचान करने में मददगार साबित होने जा रही है। एसपी जया बलूनी ने यह बताया कि ये मुकदमे 3 अलग-अलग तहरीर पर दर्ज हुए हैं। पहला मामला गुमानी वाला हाईवे जाम करने का है, जिसमें सब इंस्पेक्टर मनवर सिंह की तहरीर पर 8 लोगों के खिलाफ नामजद और 210 अज्ञातों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तो वहीं इसमें कल जैसे कि जानते हैं कि कल एक मनसा देवी फाटक पे विरोध चल रहा था, जिसमें रेलवे ट्रैक को लोगों ने ब्लॉक किया हुआ था, जिससे जो हमारी ट्रेन भी थी वो भी बाधित हो रही थी। तो वहां पे पुलिस द्वारा बहुत संयम का प्रदर्शन करते हुए सभी लोगों से वहां पे बातचीत की जा रही थी, वार्ता की जा रही थी। और उसी क्रम में वहां पे वायलेंस हुआ और वहां पे पथराव हुआ, जिस संबंध में हमारे ऋषिकेश कोतवाली पे मुकदमा दर्ज किया गया है। लगभग 8 मुख्य लोगों नामजद हैं, बाकी अन्य के विरोध भी हैं। उनकी आइडेंटिफिकेशन की जा रही है और फिर उसी हिसाब से इसमें कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि इसमें पुलिस की तरफ से इसमें 5 लोग चोटिल हुए हैं, जिनका मेडिकल कराया गया है और इसमें संबंधित कार्रवाई आगे की जाएगी इसमें। हाँ, देखिए इसमें हमारे रिस्पेक्टिव एसएसपी सर के मार्गदर्शन में यहाँ पे उच्च अधिकारियों के साथ एक फ्लैग मार्च निकाला गया था, ताकि पब्लिक में भी जो एक भय का माहौल क्रिएट हो गया है उसको भी शांत किया जा सके। साथ ही लोग अलर्ट भी रहे इसमें, और बाकी हमारी जितनी भी एजेंसीज हैं हमारी, उनको भी अलर्ट किया गया है कि किसी प्रकार की कोई भी अगर सूचना आती है, कुछ इनपुट आता है, तो उस हिसाब से कार्रवाई आगे की जाएगी। अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और रेल ट्रैक को पूरी तरह से बाधित करने के लिए, वहां पर जाम की स्थिति बनाने के लिए लोगों की धरपकड़ का जो प्रयास है वो पुलिस ने शुरू कर दिया है। केस दर्ज कर लिए गए हैं, यहां तक कि जो वीडियोस बनाई गई हैं उसका डेटा भी पुलिस ने इकट्ठा कर लिया है। और अब अज्ञात लोगों की पहचान की जा रही है कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने रेलवे ट्रैक को जाम करने की कोशिश की, किन किन लोगों की संलिप्तता इसमें नजर आती है। 28 लोगों के खिलाफ नाम के साथ केस दर्ज किया गया है, लेकिन ऐसे ही 430 लोग ऐसे हैं जिनकी पहचान अभी नहीं हो पाई है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस अब उनकी जांच पड़ताल कर रही है। वो कहां के रहने वाले हैं, किस जगह से आए थे, मंशा क्या थी, रेलवे ट्रैक को क्यों बाधित करने की कोशिश की गई, इसके पीछे संलिप्तता में कितने तार जुड़ते हैं, कौन कौन लोग शामिल थे, तमाम ऐसे सवाल जिनके जवाब ढूंढने की कोशिश पुलिस प्रशासन पूरी तरह से कर रहा है। चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर का। चमोली जिले के नारायण बगड़ मिंगगधेरा में विगत दिनों भारत कंस्ट्रक्शन कंपनी नाम से विभिन्न प्रकार के टाइल्स निर्माण का कार्य शुरू हो गया है, जिसमें न सिर्फ स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है, बल्कि अब स्थानीय, निजी और सरकारी निर्माण कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले टाइल्स के लिए अब लोगों को ऋषिकेश, रामनगर, हल्द्वानी, देहरादून से टाइल्स लाने के लिए बिल्कुल भी भटकना नहीं पड़ेगा। स्थानीय लोगों ने बेरोजगार युवाओं द्वारा इस प्रकार की पहल करके अपनी आय सृजित करने के सराहनीय कार्य को बताया। वहीं लोगों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि पहले बहुत दूर से दूर भवन आदि निर्माण के लिए विभिन्न सामग्रियों के लिए उन्हें भटकना पड़ता था, उसकी व्यवस्था करनी पड़ती थी, जो अब स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो जाएगी, जिसमें बेवजह का खर्च भी उनका बच जाएगा। भारत कंस्ट्रक्शन कंपनी के वीर भरत सिंह नेगी ने यह बताया है कि हमारा प्रयास रंग ला रहा है और अभी टाइल्स निर्माण के लिए बाहर से विशेषज्ञ कारीगरों को रखा गया है, जिनके साथ में स्थानीय बेरोजगार युवाओं को टाइल्स आदि निर्माण की ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि भविष्य में स्थानीय युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार दिया जा सके। और इसी पर वीर भरत सिंह नेगी जो कि संस्थापक हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुना देते हैं। जो टाइल प्रोडक्शन का काम किया है वो भारत कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम पे किया है, और उसके लिए हमने क्वालिटी और क्वांटिटी का बहुत
बहुत ध्यान दिया है उसमें और अच्छी से अच्छी टाइल बने और सारी ग्राम सभाओं और जो भी लोकल काम करना चाहते हैं वो हमसे संपर्क कर सकता है और उचित दाम, उचित क्वालिटी और बेहतरीन टाइल्स डिफरेंट प्रकार की आपके यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पर 15 लोगों के लिए रोजगार का माध्यम तैयार किया है और जिसमें 15 लोग लगे हुए हैं अभी। हम चाहते हैं कि ये काम हमारे लोकल आदमी अगर करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम उन्हें एक और प्लांट की कोशिश कर रहे हैं जिसमें सारे लोग उसमें काम कर सके। तो 15 लोग और हम पे काम करने के योग्य जो है वो। इधर न्यू ईयर में देहरादून में अत्यधिक पर्यटकों के आने की संभावना को लेकर सभी अधिकारियों को शांति सुरक्षा व यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए अपने अपने क्षेत्र के अंतर्गत लगातार गश्त, चेकिंग और यातायात व्यवस्था में ड्यूटीरत कर्मियों को ब्रीफ करते हुए उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश जारी करके समय समय पर चेकिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून ने यह बताया कि विंटर कार्निवल व न्यू ईयर की सेलिब्रेशन के लिए जनता और पर्यटकों के आवागमन के दृष्टिगत पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल का डिप्लॉयमेंट किया गया है। सभी पॉइंट्स पर पुलिस अधीक्षक व क्षेत्राधिकारियों द्वारा नियुक्त पुलिस बल को लगातार ब्रीफ कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। स्वयं भी लगातार चेकिंग वो कर रहे हैं। तो न्यू ईयर आने में अब कुछ ही समय का वक्त बचा है। 2 दिन बाद 3 दिन बाद नया साल आने वाला है। ऐसे में उत्तराखंड की तरफ बढ़ने का जो सिलसिला है लोगों का वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे में उत्तराखंड प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो चुका है, पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ चुका है कि कभी भी किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो जाए, किसी तरह की कोई भगदड़ ना हो जाए। ऐसे में प्रशासन ने अभी से उन चेक पॉइंट्स को कवर करना शुरू कर दिया है जहां पर ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। चाहे बात मसूरी के मॉल रोड की जाए या फिर देहरादून में तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर लोग जाते हैं न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए। अभी कुछ वक्त पहले आपको बता दें कि क्रिसमस निकल कर गया है। ऐसे में तमाम जो पर्यटक हैं वो वहां पर अभी मौजूद होंगे और वापसी कर रहे होंगे। तमाम पर्यटक पहुंच रहे होंगे जो कि न्यू ईयर, नया साल और 31 दिसंबर की रात वहीं बिताना चाहेंगे। ऐसे में तमाम ऐसी चीजें प्रशासन के अंदर घूम रही हैं जिसको लेकर वो अलर्ट मोड पर है कि किसी तरह की कोई घटना ना हो जाए। इसीलिए चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं, गश्त लगाया जा रहा है और खुद वहां के जो बड़े अधिकारी हैं प्रशासन के वो स्थल पर उतरकर यानी जमीनी स्तर पर उतरकर सारी चेकिंग को देख रहे हैं और पूरी व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। बात इस बार भी नए साल पर व्यवस्थाओं के लिए जो ट्रैफिक डायवर्जन प्लान है वो जारी किया गया। साथ ही साथ जैसा देखा गया कि क्रिसमस के बाद से और नए साल तक में लेकर इसमें छुट्टियां भी रहती है और बहुत सारे हमारे जो टूरिस्ट है वो खासकर मसूरी, धनौल्टी, देहरादून होकर ही जाते हैं। इसको देखते हुए डायवर्जन के साथ साथ हमने अभी 22 पॉइंट पर बैरियर चेकिंग का नए साल पर रखा है जिससे कि ओवर स्पीडिंग, ड्रंकन ड्राइविंग इस पर लगाम लगाई जा सके और सभी जगह हमारे कर्मचारी जो है एल्कोमीटर के साथ नियुक्त रहेंगे और देर रात्रि तक ड्यूटी रहेगी जब तक कि सारी जगह प्रोग्राम खत्म नहीं होते हैं। अभी जितने भी हमारे होटल, रेस्टोरेंट है या बैंक्वेट हॉल है या जहां पर इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं उनके साथ भी जो आयोजक है उनके साथ भी परमिशन को कंडीशन के साथ दिया गया कि फायर की एनओसी लेना जरूरी है। साथ ही साथ वहां पर एग्जिट प्लान भी होना चाहिए और सभी जो कर्मचारी वहां उनको ब्रीफ रहे कि अगर किसी आकस्मिक परिस्थिति में एग्जिट प्लान क्या होगा और फायर की अगर कोई छोटी मोटी बात भी होती है तो उसको कैसे वहां के कर्मचारी हैंडल करें। तो उनको ट्रेनिंग भी हम फायर डिपार्टमेंट की तरफ से भेज रहे हैं, वहां पर उनको ट्रेन भी कर रहे हैं। साथ ही साथ इसमें यह भी रखा गया कि जो परमिशन अनुमति ली जाएगी उसका उल्लंघन न किया जाए। तो सशर्त अनुमति देने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट और एसपी सिटी को बताया जाए कि जो भी अनुमति ऐसे प्रोग्राम के लिए मांगी जाए वो कंडीशन के साथ हो, उसको फुलफिल कराए। चलिए, उत्तराखंड के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।